हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है, सपोज करिए ये कंडक्टर है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही होगी आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और वो जो हम जब ये करंट और वोल्टेज ले रहे हैं उस टाइम कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे अगर हमने इसे 25 डिग्री सेल्सियस में अगर करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये 25 डिग्री सेल्सियस में ही रहना चाहिए, नहीं कि हम टेम्परेचर को बढ़ा घटा रहे हैं। तो ये कहता है द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं अक्रॉस इट्स एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ये अगर कंडक्टर है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें जो वोल्टेज है इसके एंड पे, या हम कहें इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके एंड पे। और ये हम लेंगे जब भी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेंगे। और इसे जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में दिया था। इसीलिए इन्हीं के नाम पे, ओम के नाम पे ही इसे ओम्स लॉ कहा जाता है। और यहाँ पे जब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i आता है। और आपको पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है। मीन अब यहाँ पे हम अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर। आर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की, जो क्या करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है। जैसे कि आप पढ़ने बैठे फॉर एग्जांपल, लेकिन आपने मोबाइल उठा लिया, उसमें आप रील्स शॉर्ट्स देखने लगे या फिर आप कोई वीडियो देखने लगे, वो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, आपकी मोबाइल क्या है, आपको रोक रही है पढ़ने से। तो इन द सेम वे जो कंडक्टर में रोकता है, जो रोकने के लिए जिम्मेदार है वो है क्या, रेजिस्टेंस। ये एक प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है। अब यहाँ से इसको हम आई इज इक्वल टू, आप ही एक फॉर्म ये मिल गया आपको। आप इसको आई इज इक्वल टू वी बाई आर भी लिख सकते हैं और आर इज इक्वल टू वी बाई आई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब इसके अगर हम ग्राफ की बात करें, ये इधर हम बनाते हैं वोल्टेज और इधर बनाते हैं करंट। इसका जो ग्राफ अगर इस तरह से बनेगा, अब जब आप क्लास 11th में मैथ में पढ़ेंगे तो ये जो ग्राफ के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, जब इसका स्लोप यहाँ पे हम स्लोप निकालते हैं, मीन्स v डिवाइडेड बाई आई निकालते हैं। अगर यहाँ पे कुछ v की वैल्यू है, यहाँ पे ये सपोज v है, जैसे हम v मान लेते हैं v डैश, और ये है i डैश। आई डैश, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, v डैश बाई आई डैश इज इक्वल टू आर। यहीं पे हम v डैश नहीं मान के मीन्स इसको पोटेंशियल v बाई आई इज इक्वल टू आर कहते हैं। ये स्लोप होता है हमारे पास। तो इसका जो ग्राफ होगा आप इसे इस तरह से क्लियर बना लीजिए। यहाँ पे स्लोप जो इसका होगा वो v बाई आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस तरह से हमें ग्राफ मिले और पूछे कि इसमें रेजिस्टेंस किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। v और i है, यहाँ पे हमने तीन कंडक्टर के लिए ड्रॉ किया ग्राफ। ये है R1 के लिए, ये है R2 के लिए, ये है R3 के लिए। इसमें कौन सा ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसमें जो सबसे ऊपर होगा वो उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। मीन्स R3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, R2 की वैल्यू उससे कम होगी और R1 की सबसे कम होगी। ऐसा क्यों होगा? तो आपको पता है कि स्लोप जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम सपोज सेम आई के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं तो अलग अलग यहाँ पे वोल्टेज तो आप बढ़ते इंक्रीज होते जा रहा है। जब इंक्रीज होता जाएगा मीन्स जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। और यहीं पे अगर आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिल जाए, ये हो गया R1 R2 और R3। तो इस केस में अगर मिलेगा आपको तो इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R1 की, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हम निकालते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है v बाई आई होती है। और यहाँ पे जो है हमने ग्राफ को पलट दिया है, यहाँ पे
वाई एक्सिस पे हमने आई ले लिया है, एक्स एक्सिस पे वी ले लिया है, तो यहाँ पे जो होगा R1 सबसे ज़्यादा होगा, R2 उससे कम होगा, R3 उससे कम होगा। ग्राफ में आप देख लीजिएगा कि पहले आपको एक्स एक्सिस पे आई दिया है या वी दिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर वी दिया है तो मीन्स जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, जो सबसे ज़्यादा नीचे ग्राफ होगा, जिसका स्लोप कम होगा, वही सबसे ज़्यादा होगी। मीन्स R1 सबसे नीचे है तो R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, R2 की उससे कम होगी, R3 की उससे कम होगी। लेकिन इस केस में जब V होगा y एक्सिस पे, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वैल्यू, जो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं रेजिस्टेंस का डिफिनेशन, और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसा कि अभी आपको मैंने रेजिस्टेंस एक्सप्लेन किया, उसमें एक्सप्लेन किया कि कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो कर रही है तो जो प्रॉपर्टी उसे अपोज करती है या रेजिस्ट करती है, मीन्स उसको फ्लो को रोकती है, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यही है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की कि वो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है ओम, OHM, और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये इसका सिंबल होता है। अब देखेंगे इस पे फैक्टर कौन कौन से जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। जैसा कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जैसा कि इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई वाटर फ्लो करा रहे हैं किसी पाइप से, अगर आप पाइप को छोटी रखते हैं तो क्या होगा, पानी इजिली फ्लो करेगा। अगर पाइप को आप लंबा कर देंगे तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, मीन्स जो वाटर आप पाइप के थ्रू ले जा रहे हैं उसमें थोड़ी फोर्स देनी पड़ेगी ताकि वो दूसरे एंड तक पहुंच पाए। और वहीं पे अगर पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मीन्स जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका, अगर आप उसे क्या करेंगे, अगर उसे आप पतला कर देंगे तब भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और उसे अगर ज़्यादा कर देंगे तो आसानी से वाटर फ्लो करेगा। तो उसी तरह जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, मीन्स L यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर हम जो कंडक्टर है उसकी अगर सपोज करिए ये लेंथ है तो इसकी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसी को हम डबल कर देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल हो जाएगा। मीन्स इसकी अगर लेंथ हम इंक्रीज करते जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of conductor, to the length of conductor। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि सपोज करिए ये कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर ये छोटा सा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इसको हम ज़्यादा बड़ा कर दें, मीन्स फ्लो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा वो ईजिली करेगा। मीन्स अगर इसे हम बढ़ा रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो घट जा रही है, और अगर इसे हम छोटा कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ जा रही है। मीन्स वो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब इसे हम घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जा रही है, और जब इसे बड़ा कर रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस is inversely proportional to area of cross section, area of cross section, area of cross section of कंडक्टर। जो हमने कंडक्टर लिया है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो मेटेलिक अगर कंडक्टर है, मीन्स जो मेटल से बने हुए कंडक्टर हैं, वो अगर हम रेजिस्टेंस, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
और अगर वहीं पे सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉरी जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज होगा। ये सेमीकंडक्टर के लिए है, सेमीकंडक्टर, और ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए है, मेटेलिक कंडक्टर। अब ऐसा क्यों होता है, बस थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब पता है आपको मेटेलिक कंडक्टर में एटम्स होते हैं, एटम वाइब्रेट करते हैं, कोलाइड करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो एटम ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेगा, मीन्स ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेगा तो जो करंट का फ्लो होगा वो अपोज करेगा, उसको बहुत ज़्यादा अपोज करेगा, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड होते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे जो कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। जब फ्री हो जाते हैं मीन्स कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि करंट फ्लो करने लगता है ईजिली, इसकी वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है। और नेचर ऑफ मटेरियल की बात करें तो ये होता है, किसी भी सपोज करिए ये कंडक्टर है तो ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, मीन्स इसके साथ ही जब ये बना तभी इसके साथ वो प्रॉपर्टी है, मीन्स इसकी इनसाइड की प्रॉपर्टी है वो, कि वो उसको हम रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। और जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी हर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होती है। अगर हम मानते हैं कि ये कंडक्टर है कोई, तो इसकी वैल्यू अलग होगी। अगर सपोज करिए दूसरा कंडक्टर है तो इसकी वैल्यू अलग होगी, लेकिन इसके लिए हम चाहे इसे कितना भी बड़ा कर दें, वो उसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। और जब रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर कम होती है, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही पुअर कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, यहाँ से हमें मिलता है पहले वाले से, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R is inversely proportional to 1/E. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A एंड R इज, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जब भी रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे, तो इसलिए मीन्स हमने जो टेम्परेचर लिया है वो कांस्टेंट लिया है। तो R इज इक्वल टू रो L/A। ये रो क्या है, यही है रेजिस्टिविटी, तो ये जब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे जब हम यूज़ करेंगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो अब इसका आगे बहुत यूज़ होगा। यहाँ पे अगर हमें रेजिस्टिविटी मालूम हो, लेंथ मालूम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मालूम हो, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस मालूम हो, लेंथ मालूम हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वहाँ से हम रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्गली अ मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मीन्स ये किसी मटेरियल का जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मीन्स इसके पास पहले से ही वो प्रॉपर्टी है, और जो ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि कोई भी मटेरियल कितने स्ट्रॉन्गली अपोज कर सकता है जो इलेक्ट्रिकल करंट उसके अंदर से फ्लो कर रही है। तो हमने देखा भी कि R इज इक्वल टू रो L/A था। ये रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट होती है, मीन्स अगर हमने गोल्ड का लिया तो गोल्ड के लिए, किसी भी गोल्ड के लिए, वो चाहे कितना भी लेंथ हो, कितना भी उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, उसके लिए क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर हमने सिल्वर ले लिया तो उसके लिए हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब हमने जो भी लिया, वहाँ पे जो भी मटेरियल हमने लिया उसके लिए हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, उस पर ये फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने लेंथ कितनी रखी है, कितनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखा है, वहाँ पे रेजिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी के टर्म में लाएँ तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, R/A/L। ये हो गया इसका फार्मूला, यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। अगर इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं, SI यूनिट की बात क्या होती है, R का वैल्यू आपको पता है ओम होता है,
और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा, और जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी। मीन्स मीटर से मीटर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ओम मीटर। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। और मैंने आपको बताया अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी तो जो कंडक्टर या जो मटेरियल होगा वो गुड कंडक्टर होगा, वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर यहीं पे जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये पुअर कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर। जो सिल्वर की देखते हैं वैल्यू रेजिस्टिविटी की, वो आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर के आसपास आती है। और अगर यहीं पे हम किसी इंसुलेटर की बात करें तो वो आती है 10⁻12 ओम मीटर। ये होता है इंसुलेटर के लिए अप्रोक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मीन्स ये क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, और इसकी वैल्यू बहुत कम है 10⁻⁻8, तो वो गुड कंडक्टर होगा। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी मीन्स जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है वो इजीली फ्लो नहीं करेगा, उसे रेजिस्ट करेगा। अगर इसकी वैल्यू कम हुई, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई, तो क्या होगा, करंट जो है वो इजीली फ्लो करेगा, मीन्स वो गुड कंडक्टर होगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।